हे मुनिवर, हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और जो भी जी 6:30 से ना 6:30 से हम कार्य, हाँ जी, कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन किया गया। कार्यक्रम के साथ ही भावना युक्त का कार्यक्रम होगा प्रातः 7 बजे से। इसी मंडप में अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, हवन का कार्यक्रम जी जी। और आइए चलते हैं हम और आप गुरुवर के आशीर्वाद से शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना करते हुए ताली बजाकर सम्मान करेंगे। गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमान नाथमल जी गंगवाल, रवि गंगवाल जी गुवाहाटी, जिन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में उस परिवार को आमंत्रित करूँगा जिस परिवार ने अपने जन्मदिन को सार्थक किया है और आज ही जन्मदिन मना रहे हैं। कल वैसे उनका जन्मदिन है। ब्रह्मचारी अविनाश भैया परिवार से मनोज जी, सीमा जी, वर्धमान चक्की, अनुष जी, शुभी, अमन, लवानसी जैन, बीना सागर, इंदौर, जिन्हें अपने निवास स्थान में सायंकालीन रात्रि विश्राम कराने का गुरुवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए, पूरा परिवार आ जावे, नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और धर्म प्रहोना समिति साथ साथ छत्रपति नगर दिगंबर जैन समाज गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे छत्रपति नगर के श्रीमान भूपेन जी और मंत्री जो हैं वो आए हमारे सम्माननीय, और साथ में राकेश जी चेतक, ये सभी आएंगे सम्माननीय। मनोज जी, सीमा जी, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इनका गुणायतन परिवार की ओर से और छत्रपति दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार की वर्षों से भावना थी कि एक बार हमारे बुंदेलखंड छत्रपति नगर में मुनिवर का आगमन हो, और कल मुनिश्री का आगमन हुआ और आज इन्होंने गुरुवर के आशीर्वाद से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूँगा आपके नगर के उस परिवार का ताली बजा के सम्मान करें। श्रीमती नीलम जी, विपुल जी बाजल, डॉक्टर निष्ठा जी, आदिश जी बाजल, छत्रपति नगर, इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। कल भी करवा देंगे चिंता मत। और आइए श्रीमती नीलम जी, विपुल जी, डॉक्टर निष्ठा और आदिश जी बाजल, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। श्रीमान मनोज जी वाकलीवाल और नीले जी ये आएंगे हमारे छत्रपति नगर जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री के साथ सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर की मुखाग्नि से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो जिनको टेलीविज़न में सुनते थे, आज आपके ही यहाँ आंगन में थैला तो उठा दे मेरा। इस दलाल बाग में गुरु चरणों में चलते हैं और आश्रय संकट का समाधान प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुब्रा जैन, ईश्वरवाड़ा छत्रपति नगर में ही रहते हैं, जो परम पूज्य निर्यापट श्रमण सुधा सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था से
बिलोंग करते हैं, ऐसी वो भतीजी सुब्रा जैन। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जिनके परिवार से अपने संग में आज सुशोभित हैं। अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में सोनम प्रकाश सुनीता जैन सूची सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। सोनम जैन उपस्थित हैं? हाँ, प्रकाश जी है वो तो। और आज गुरु चरणों में भोपाल टीटी नगर में जहां एक विशाल 3 मंजिला 3 सीटर का उत्तंड वह जिनालय बन रहा है, उसके अध्यक्ष अमरजीत जैन अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ आए हैं। जो आप गुरु चरणों को उधर ले जाना चाहते हैं वो अपना निवेदन स्वयं ही करेंगे। वे आए और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी बात भी करें। और हाँ, प्रकाश जी, सोनम जी अपना प्रश्न करें सूची सिमनिया गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में अमरजीत जैन तैयार रहे पूरी टीम के साथ। सभी मुनि महाराजियों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामी नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, दृष्टिकोण और नजरिया में अंतर होता है क्या? क्योंकि जिसका नजरिया सही होता है उसको काली कोयल भी सुंदर नजर आती है, पर जिसका नजरिया गलत होता है उसको हीरा भी पत्थर नजर आता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है, तो हम कैसे पहचाने कि इंसान अच्छा है या बुरा? ये बात सही है कि जिसका जैसा नज़रिया होता है उसको वैसा नज़ारा दिखता है। नज़रिए से नज़ारा है, समझ गए? तो हम आपने पूछा है दृष्टिकोण और नज़रिए में क्या अंतर है। दृष्टिकोण और नज़रिया एक ही है। एटीट्यूड हमारा किसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। नज़रिया का मतलब क्या? चीज़ों को देखने का तरीका, वो एंगल। हम किसे किस रूप में देखते हैं। चीज़ें ना अच्छी होती हैं ना बुरी, हमारा दृष्टिकोण उसे अच्छा और बुरा बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं लगती किसी और को वही अच्छी लगने लगती है, और जो किसी और को अच्छी लगती है हमारे लिए बुरी हो जाती है। तो दृष्टिकोण और नज़रिया दोनों एक अर्थक है। नमोस्तु महाराज जी। अमरजीत जैन भोपाल अध्यक्ष टीटी नगर जैन समाज, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वे अपना निवेदन और प्रश्न करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष जैन इंदौर, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूरे समोसरण के लिए मेरा पूरी समिति की ओर से चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हमने मंदिर का प्रारंभ किया था, और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें और हमारी कमेटी को पूरे मंदिर समाज के लिए मिलता रहा है। और आपके ही मार्गदर्शन में हम मंदिर का निर्माण करीब 80%, 70 से 80% तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और गुरुदेव, अब हमारी सबकी समाज की भावना है कि हम बहुत शीघ्र पंचकल्याण की भावना भाते हैं। भगवान, आपसे निवेदन है कि आप भोपाल पहुंचकर और कोई भी एक डेट जो उचित समझते हैं आप, आपके अनुकूलता से वो डेट हमें देने का कष्ट करें, जिससे कि हम आगे की तैयारी चालू कर सकें। बहुत अच्छी भावना आपने भाई है, और बहुत दिनों से भोपाल की चर्चा। हम जब भोपाल पहुंचे उससे पहले से जी आप लोग समेत शिखर जी से लगे हुए, आप डेट चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ सही डेट में ही डेट घोषित करना ज़्यादा अच्छा है। आपने भावना भाई है, तैयारी कीजिए फरवरी की जी। और एक्चुअल डेट हम परसों पूर्णमासी के दिन बता देंगे। जी भगवान, जो आप नमोस्तु नमोस्तु भगवान, मैं नमोस्तु भी नमोस्तु। समझ रहा हूँ जब कार्यक्रम तय हो जाता है तो चीज़ें गति पकड़ लेती है। आप लोग भावना तो भाई रहें, और कार्यक्रम तो लगभग सुनिश्चित है ही। आप प्रतीक्षा कीजिए, परसों ही इस विषय में हम औपचारिक रूप से कोई बात मैं करेंगे। समाज के साथ आपके चरणों में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा बहुत गुरुदेव। सुंदर, आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आशीष जैन इंदौर
जो अपने आप को गुरु चरण और गुणायतन से संबद्ध कर चुके हैं। और उसके बाद में कल जिनका प्रश्न लास्ट में रह गया था, आज वह कुबेर परिवार ममता जी नायक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु भगवान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट एक लोक सेवक के नाते देश के प्रति और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, आप जैसे लोक सेवकों की बहुत गुरुतर जिम्मेदारी, सबसे पहले तो अपने दायित्व को निभाना, देश की प्रगति में सहायक बनना। और चूंकि आप लोगों के साथ पावर जुड़ा है, तो अपने पावर का समाज के व्यापक हितों में प्रयोग करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो। निष्ठापूर्वक अपना काम करें और अपने प्रभाव को समाज के रचनात्मक हितों में लगाएं, रचनात्मक कार्यों में लगाएं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारा काम जो आम लोगों के लिए बड़ा दुरूह है, आप लोगों के जुड़ जाने से सरल है। नमोस्तु ममता जी नायक कुबेर, संपूर्ण कुबेर परिवार इस अनुष्ठान में जो कुबेर बने हैं, ऐसा परिवार प्रश्न कर रहा है। और उसके बीच बाद में आज अपने बीच में पूर्व विधायक सुदर्शन जी गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे प्रश्न भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। गुरुदेव जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि एक बेईमान व्यक्ति भी अपने घर का चौकीदार ईमानदार रखना चाहता है। फिर से बोलिए। ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि एक बेईमान व्यक्ति भी अपने घर का चौकीदार ईमानदार रखना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। जिसने भी ये वाक्य कहा है, बहुत दमदार वाक्य। मैं तो ये कहता हूँ, कोई कितना ही बुरा हो, वो अपने प्रति सबको अच्छाई देखना चाहता है। तो इसलिए हम समझ लें कि बुराई की उम्र नहीं होती और अच्छाई का कभी अंत नहीं होता। हम अच्छाई को अपनाने के लिए उत्साहित रहें और बुराइयों से बचें। नमोस्तु गुरुदेव। सुदर्शन जी गुप्ता, पूर्व विधायक भाजपा, यहाँ पर आज इस सत्र में उपस्थित हैं। गुरु चरणों में वे अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष और मंत्री जी वहीं पर उनका सम्मान उत्तर के बाद कर देंगे। अभी वे पहले प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में सुब्रा जी जैन यहाँ पर ईसुरवाड़ा से आ चुकी हैं। आप प्रश्न करेंगे। मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज और सभी संतों को बारंबार नमन। मुनि श्री, मैं पूरी तरह सात्विक और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ और जैन संत जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों का पूरी तरह पालन करता हूँ, किंतु राजनीतिक होने के कारण, सामाजिक होने के कारण कई कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है। वहाँ पर पूरी तरह शुद्ध सात्विक और मदपान नहीं करने के कारण लोग हमको हीन दृष्टि से देखते हैं और पिछड़ा मानते हैं और इस तरह से समझते हैं कि कहीं आदिवासी क्षेत्र से आ गए हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसी के साथ साथ मेरा एक और निवेदन है कि जितना तप, तपस्या, संयम आप जैन संतों में ऐसा कहीं पर भी मैंने कहीं अन्य संतों में नहीं देखा है। तो आप लोग मौसम के साथ अपने आप को किस तरह ढाल लेते हैं, इतना आत्मबल आप में कैसे होता है, यह मेरा आपसे निवेदन है, बताएं। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, आपके माध्यम से आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हर सात्विक वृत्ति के धारी धर्मी जनों से, कि यदि तुम्हारी सात्विकता के कारण लोग तुम्हें पिछड़ा महसूस करें, तो इसमें हीन भावना नहीं, इसका गर्व होना चाहिए कि ये लोग तो सब बह गए, हम आज भी समय के बहाव में अपने आप को थामे हुए हैं, हमें इसका गर्व है। हीनता का भाव तो उनके मन में आना चाहिए जो बहके हुए, भटके हुए हैं।
हमने तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा को सुरक्षित किया है। और न केवल सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक निष्ठा, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। हमें इसका गर्व है। और ये भारत है। भारत में सदा त्याग पूजा जाता है। भारत में भोग को नहीं पूजा जाता। इसलिए आप सबसे और आप जैसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि सार्वजनिक जीवन जीते हुए भी शुद्धाचारी बने हों तो उसका गर्व करो और उसमें और दृढ़ता रखो। जब ऐसे लोग कहे तो और मन में बनाओ कि मुझे जो आज ये अपवाद मान रहे हैं, कल मैं इनका आदर्श बनूंगा। मुझे और मजबूत रहना है और मजबूत बनना है। अपवाद भी आदर्श, हालांकि आज आदर्श कोई लोग अपवाद घोषित कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आएगा। आज जो तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी पूजा करेंगे। ये बोलो, भोगी विलासियों की पूजा होती है हमारे देश में कि त्यागी तपस्वियों की? तपस्वियों की होती है। तो क्यों ना हम उस तपस्वी का रूप अपने भीतर प्रकट करें। उनकी बातों में आकर भटकने की जगह उनकी बातें सुनकर अपने आप को और मजबूत बनाएं। समझ गए? दूसरा सवाल कि हम लोग कैसे ढाल लेते हैं, तो ये तो अपने अपने लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। कष्ट को सहना कोई कठिन बात नहीं है। कोई भी शारीरिक मानसिक कष्ट हमें तभी तक कष्टकर लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हम स्वीकार लेते हैं, हमें कष्ट भी आनंद देने लगता है। तो हम कष्ट को कष्ट न मानें। कष्ट में भी आनंद की अनुभूति हम कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको स्वीकारें। आप देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े एडवेंचरस काम कर लेते हैं। क्या एडवेंचरस काम में उनको आनंद अनुकूलता रहती है? जान हथेली पर रख करके करते हैं, पर क्यों? क्योंकि उनने उसको स्वीकार कर दिया, है ना। अब छोड़ दीजिए त्यागी तपस्वियों की बात। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, 47 टेम्परेचर में पूरी टीम दिन भर मैदान में रहती है। बोलिए, पेवेलियन पूरा भरा रहता है, ऊपर छाया भी नहीं है, कैसे सह लेते इतनी धूप? क्योंकि उसे उनने स्वीकार किया है। जब हम कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो कष्ट में भी आनंद की अनुभूति होती है। आपको लगता है महाराज को कष्ट है, लेकिन हमने तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि प्रकृति के साथ यथासंभव सामंजस्य बना करके जीना है, तो धीरे धीरे शरीर भी उस रूप तैयार हो जाता है। आप पूरे शरीर को कवर किए हुए हो, चेहरा तो खुला है, चेहरे को ठंड क्यों नहीं लगती? बोलो, सब ढक लो। माइनस टेम्परेचर में रहने वाले लोग भी अपने फेस को खुला रखते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में चेहरे के जो क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ की जो रेजिस्टेंस सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम कर सकता है। शरीर को हम जैसा ढाले, अभ्यास पूर्वक ढाला जा सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। छत्रपति नगर की जो कमेटी है वह स्वागत अभिनंदन कर रही है। और उसके बाद में सुब्रा जी ईसुरवाड़ा छत्रपति नगर वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेठ नीलेश जी, लोहारी वाला परिवार, पूरा परिवार तैयार रहेगा। महाराज जी के सामने त्रियवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, क्या मुझे स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता तो उपाय बताइए। और मम्मी बोलती है कि स्पोर्ट्स पढ़ाई सब करो, तो क्या करूं महाराज जी? देखो, मेरा उत्तर सुनकर तुम खुश हो जाओगे, पर तुम्हारी मम्मी को तकलीफ होगी। अब बताओ, तुम्हें खुश करने वाला उत्तर दूं, तुम्हारी मम्मी को तकलीफ करने वाला उत्तर दूं, या तुम्हारी मम्मी को खुश रखने वाला उत्तर? आपको जो सही लगे। हाँ, आपको जो सही लगे। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और मैं कहता हूँ, इतने समझदार बच्चे के लिए स्कूल भेजना कोई ज़रूरी नहीं।
जिसमें इतनी समझ आ गई। मैं इस अपेक्षा में था कि वो बच्चा कहेगा कि मेरे हिसाब से करो, आप मम्मी के हिसाब से मत करो, लेकिन इस बच्चे में कितनी समझदारी है कि कह दिया जो आपको ठीक लगे। देखिए, बच्चों को स्कूल तो जाना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो स्कूल में ही मिलता है। हालांकि आजकल पूरे विश्व में नॉन स्कूलिंग का कंसेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि आजकल स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसमें ज्ञान नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, केवल डिग्रियां हासिल हो। एक राजीव जैन है उदयपुर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हुआ, और वो शिक्षांतर के नाम से अपना एक प्रकल्प चलाते हैं जिसमें बिना स्कूल के बच्चों की पूरी पढ़ाई कराते हैं और बच्चों को आदमी बनाते हैं, जिसमें कोई डिग्री नहीं लेकिन समग्र जीवन का ज्ञान। जिस दिन देश में वह पुरातन व्यवस्था लौट आए और स्थापित हो जाए, देश का कायाकल्प होगा। अंग्रेजी शिक्षा नीति के लागू होने से पहले हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी, गुरुकुल प्रणाली थी, जहाँ डिग्री नहीं ज्ञान मिलता था। तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ, स्कूल तो अभी तुम्हारे पास कोई वैकल्पिक नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, तो स्कूल जाओ, पर जैसा महाराज कहते हैं 90% लाने के लिए नहीं, 70% लाने के लिए क्या करना है? हाँ, ज़्यादा रैंक नहीं लाना। ज़्यादा रैंक लाओगे तो तनाव में रहोगे, समझ गए? और मीडियम रखोगे तो बहुत अच्छा है। फेल होने वाले लोग भी परेशान होते हैं और मेरिट में आने वाले लोग भी परेशान होते हैं, बीच में रहने वाले बड़े आनंद में रहते हैं। तो मैं बच्चे के माध्यम से तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे जैसे बच्चों की सब मम्मियों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर मत दो, और ज़्यादा मेरिट वाला होगा ना तो तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा रह नहीं पाएगा, फिर घर में नहीं रहेगा। अभी भी देख लो, घरों में आप जिनके बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है उनके सबके बच्चे बाहर है, घरों में केवल सीनियर सिटीजन है ना? तो भविष्य भी ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर नहीं देना, बस 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, माता पिता की बात मानना है, समझ गए? मम्मी पापा की बात मानो। दूसरी बात, खोटे लोगों की संगति से बचो। तीसरी बात, बुरी आदतों से बचो, समझ गए? और चौथी बात, अपने धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखो। ये चारों बातें अपने साथ आत्मसात कर लो तो 70% में भी निहाल हो जाओगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी से अपने बीच में सेठ नीलेश जी टैलेंट लोहारी वाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके छत्रपति नगर के सह कोषाध्यक्ष स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरा तो हो जाता, इसके बाद में आदर्श बहुमंडल छत्रपति नगर तैयार रहेंगे। हाँ बोलो, अब बोलो। महाराज श्री, एक विकट समस्या है आज समाज के बीच में, जिससे सभी लोग अवगत कराना चाहता हूँ, और महाराज श्री आपसे इसका समाधान चाहता हूँ। महाराज श्री, यहाँ पर नहीं, सब जगह पे गांव से आने वाले सभी लोग हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखता है, और वहाँ के जिनालयों की ऐसी स्थिति है कि कभी भी शिफ्ट करने की स्थिति में रहते हैं। तो महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से, जैसे हमारे लोहारी ग्राम में एक नया परिवर्तन हुआ है और ग्राम पूजन पुण्य दल बना, जो उससे एक ऐसी आसपास के सभी गांवों के मंदिरों का रखरखाव बहुत अच्छे से हो रहा है, उसी प्रकार महाराज श्री हमारा निवेदन है कि बाकी सब लोगों के लिए भी आप मार्गदर्शन प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाँव में अब लोगों का निर्वाह नहीं, लोग गाँव से कस्बों, शहरों और महानगरों की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे गांव खाली हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये पलायन आने वाले समय में पूरे
देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि हम जब कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, अब वो आत्मा ही ख़त्म होते जा रही है। जब आत्मा ही ख़त्म हो जाएगी तो भारत कहाँ बचेगा? ये अक्षय प्रश्न है जिस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जहाँ सब प्रकार के सामाजिक मूल्य पूरी तरह अर्थ प्रधान होते जा रहे हैं, जीविकोपार्जन और अन्य व्यवस्थाओं के कारण लोगों को गांवों से शहरों की ओर आना पड़ रहा है, और अब तो शहरों में भी महानगरों में आना पड़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या बन रही है। लोग अपना घर, मकान और संपत्ति बेचकर शहरों में आ रहे हैं, लेकिन उनके धर्मायतन तो वहीं के वहीं रह रहे हैं। आने वाले समय में इससे बहुत बड़ी समस्याएं आएगी। इसका कोई समाधान भी नहीं दिखता। मुझे तो इसका एक ही समाधान दिखता है, जो केवल सरकार के नियंत्रण में है। सरकारों को चाहिए कि अब अपने देश में कुछ ऐसी नीतियां लागू करें कि हमारे जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस हैं, उनके ऑफिसेस मझोले और छोटे शहरों में स्थापित हो, ताकि हमारे बच्चे वहीं अपनी जीविका पा सके। सबको मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, पूना और हैदराबाद जाने की, बेंगलोर जाने की नौबत ना है, क्योंकि वहाँ घनत्व तो बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और घुटन भरी ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और अपने पैतृक गांव को छोड़ कर जाना पड़ रहा है। यदि ऐसा समेकित विकास हो और अपने गांवों में अच्छे अवसर सुलभ होने लगे, तभी इस पलायन की वृत्ति को रोका जा सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे समाज के सभी पढ़े लिखे संभ्रांत लोग गांवों से दूर होंगे और एक समुदाय विशेष के लोग सब जगह फैल जाएंगे। कल आपके सामने नई नई चुनौतियां और समस्याएं उठ खड़ी होगी, जिस पर आज किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमें इस पर गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने लोहारी गांव में अपने एक अनूप जैन है, वरिष्ठ IRS अधिकारी आपके लोहारी के, एक IRS अधिकारी ने खुद की पहल से एक बड़ा अभियान चलाया और ग्राम पूजन पुण्य दल गठित किया, सारे युवकों को जोड़ा और उस गांव के युवक जुड़े, आसपास के गांव के युवक जुड़े और हर सप्ताह सागर और उसके आसपास के उन जिनालियों में जाके पूजा अर्चा करते हैं। वहाँ के रख रखाव की व्यवस्था वे लोग करते हैं, जहाँ अब समाज उठ गई है, नगण्य हो गई है, इक्का दुक्का घर बचे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य है और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और इस समस्या से ही बचने के लिए एक प्रयास शुरू किया कि ऐसे इलाकों में स्कूल्स बनाए जाए, ताकि उसके बहाने कुछ लोग वहाँ रह सके, बच सके। और ये तुम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि गुणायतन ने अभी प्रथम चरण में एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश को चुना है। राजस्थान में चापानेरी तो मध्य प्रदेश में लोहारी। इन दोनों स्थानों में भगवान की जय। इन दोनों स्थानों में इस साल गुणायतन के प्रयासों से 2 विद्यालय शुरू हो रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और ऐसे विद्यालयों की एक लंबी श्रृंखला चलेगी, जिसमें रहने वाले विद्यार्थी वहाँ के आम बच्चे पढ़ेंगे और उनके अध्यापन आदि के कार्य के निमित्त कुछ लोगों को वहाँ बसने का अवसर मिलेगा। हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे और उससे हमारे भगवान की सेवा पूजा तो होगी ही होगी, उस क्षेत्र में विहार करने वाले साधु संतों को भी निर्बाध सुविधा प्राप्त होगी। ये दूरदर्शी दृष्टिकोण है और ये तुम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि प्रथम चरण में इन 2 गांवों का चुनाव हुआ है और बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होनी। नमोस्तु महाराज श्री। आदर्श बहुमंडल छत्रपति नगर और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीलाजी जैन इंदौर, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। मंच महाराज जी, 6 उपसम और 6 उपसम में क्या अंतर है?
क्षय यानी विनाश, उपशम यानी दब जाना, और क्षय उपशम यानी कुछ दबना और कुछ क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। नमोस्तु महाराज। हाँ, अब बोलो। आदर्श बहुमंडल और उसके बाद में नीलजी जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, बोलो। हेलो। मंच पर आसीन सभी गुरुवरों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब हम कोई नियम लेते हैं तब तो हम उसको बहुत उत्साह से उसको पूरा करते हैं, परंतु धीरे धीरे हम में शिथिलता आने लग जाती है और हम उसमें लूप होल्स ढूंढने लग जाते हैं। तो हे गुरुवर, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिस उत्साह के साथ हमने वो नियम लिया था उसका बाद में भी पालन करते रहें? अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना चाहिए। जिनकी प्रेरणा और सानिध्य में नियम लिया, उनके पास जाकर अपने नियमों की रिपोर्ट रखते रहना चाहिए, यानी अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए, और उनसे फिर मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, और नई प्रेरणा पाकर नए उत्साह का संचार करना चाहिए। फिर बैटरी चार्ज होगी और वही उत्साह बढ़ जाएगा। नमोस्तु गुरु। नीलजी जैन इंदौर, हाँ, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मनोज जी बाटलीवाल जो है अपना प्रश्न रखे, उनके साथ में, और साथ में ही इसके बाद तैयार रहेंगे। गुरु का विहार जब होता है तो हर गांव नगर कॉलोनी वाले चाहते हैं कि हमारे नगर में चरण पड़ जाएं। स्मृति नगर समाज के आज यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं स्वर्ण जी जैन के नेतृत्व में, वे अपना निवेदन और साथ में ही प्रश्न। हाँ। पूज्य गुरुदेव के श्री संग में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, रेवती रेंज से पहले सिद्ध विहार कॉलोनी, जहाँ पर हमारे नीलय जी जैन परिवार एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का भाव बनाए हुए हैं, और आपके चरण उस दिशा में पढ़ ही रहे हैं, तो निश्चित ही आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही सानिध्य में वहाँ का शिलान्यास, भूमि पूजन भी हो जाए, और पूरी कॉलोनी को वहाँ पर आपका आशीर्वाद मिल जाए। और काफ़ी जैन परिवार उस एरिया में रहते हैं, तो इनकी भावना है कि एक बड़ा पंच कल्याण आपके सानिध्य में, आज नहीं 2 साल 3 साल 4 साल, निश्चित ही आपका पुनः चातुर्मास इंदौर में होगा ना? बस इसी भावना से गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए। देखिए, तो हमने पहले ही ऊपर ही सम्मति दे दिया, हमने तो सोचा सवाल करो, लेकिन ठीक है, ये बहुत आप लोगों का सौभाग्य, मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा के निमित्त हम लोगों का यहाँ आना हुआ। और यहाँ से परसों रेवती रेंज देवोदय में, सुनो तो, रेवती रेंज देवोदय में परसों सहस्रकूट जिनालय का शिलान्यास होना है। हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए जाना है कि नहीं जाना है? जी गुरुदेव। तो वहाँ सम्मिलित होने के लिए जाना है, और ये अच्छा संयोग बना। आज इन्होंने बताया कि 1.5 किलोमीटर पहले एक मंदिर का भी शिलान्यास होना है, तो हमने तय किया है कल यहाँ से हम लोग दोपहर में प्रस्थान करेंगे, सामायिक के बाद रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, अनुकूलता अनुसार शंका समाधान भी वहीं करेंगे, और परसों अल सुबह शिलान्यास करके रेवती रेंज में प्रवेश करेंगे। ये कार्यक्रम हो गया। 1-2 का जिनालय का शिलान्यास है। बहुत अच्छे भावों से जिनालय बना रहे हैं, अच्छे बनाइए, आगे बढ़ाइए। लेकिन जो बातें मैंने कही है जिनालय के विषय में, थोड़ा बड़ा बनाना है, और उसके लिए अपने मन को और बड़ा करना है। वो कागज़ लेके मेरे पास आ जाना। अभी तुमने जो भूखंड निकाला है उसमें मेरा मन भरा नहीं है, समझ गए? तो एक बार और सोच लो। समझ गए ना? ये मन बनाओ कि महाराज आप जितनी ज़मीन में लकीर खींचोगे वो ज़मीन हम मंदिर को दे देंगे। बोलो माइक पे सुनीले को। हाँ महाराज जी, जितना आप बोलेंगे मैं देने को तैयार। बहुत सुंदर, तब तो मंदिर बनेगा। गुरुदेव, आसक्ति के ऊपर, आसक्ति से पाप का बंध होता है। अब हो गया सवाल। ये प्रश्न गुरुजी महाराज जी बहुत दिन से चल रहा प्रश्न, रखे रहो, अभी रोके तो रहो, अब प्रश्न में आसक्ति मत रखो। चलो चलिए, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जहाँ पत्थर के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे स्मृति नगर समाज के अध्यक्ष
स्वर्ण जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में बालिका मंडल छत्रपति नगर तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरा स्मृति नगर सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शंका तो कुछ भी नहीं है, बस आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान जब 2020 में इंदौर आए थे तो हम स्मृति नगर वालों का सौभाग्य जागा था। उस टाइम हमारा मंदिर बहुत छोटा था, समाज बढ़ती जा रही थी, तो गुरुदेव के चरणों में सभी ने भावना भाई थी कि गुरुदेव मंदिर को बड़ा करना है। तो आचार्य भगवान पाषाण के मंदिर का आशीर्वाद दे के गए थे, उनके सानिध्य में शिलान्यास भी हो गया था और अभी मंदिर निर्माण कार्य चालू भी हो गया है, अच्छी तरीके से चल रहा है, सरी समाज का सहयोग भी मिल रहा है। बस गुरुदेव आपका सानिध्य मिल जाए कुछ दिनों के लिए, जो हम लोगों से त्रुटियाँ हो रही हों उनमें सुधार हो जाए, यही आशीर्वाद चाहिए, सानिध्य चाहिए आपका, यही निवेदन हो रहा है। और कोई? नमोस्तु। चलिए आशीर्वाद। चलिए अगला दूसरे को बोलो। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न है महाराज जी। आचार्य श्री ने जो नाम दिए हैं आप सभी गुरुओं को, जैसे आपका प्रमाण सागर जी आप तर्क वितर्क करते थे, शंका समाधान के लिए संधान सागर जी जो कि शुरू से जुड़े हैं, विनम्र सागर जी जो विनम्रता का प्रतीक है, तो क्या यानी सभी को इस तरह से आचार्य श्री ने इस तरह का देख के कुछ नाम दिए हैं? ये सवाल तो उनसे पूछते तो ज़्यादा बेहतर। अब उनने क्या देखा मुझे नहीं मालूम, पर उनको जितना हमने समझा है उसमें मुझे दो बातें समझ में आई है। या तो वो गुण हो इसलिए नाम रखे, या वो गुण आ जाए इसलिए रखे। इसके अलावा तो तीसरी वजह मुझे समझ में नहीं आती। नमस्ते महाराज जी। बालिका मंडल छत्रपति नगर अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अपने बीच में परिवार समाज महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता जैन वे अपना प्रश्न करेंगी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 इच्छामि। शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जब अपनी कॉलोनी में कोई मुनि महाराज आते हैं तो उस समय मन होता है कि गुरुदेव के पास जाएं और उसी टाइम स्कूल या कोचिंग होती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें जिससे हम पढ़ाई भी कर सकें और आप लोग के पास भी आ सकें? ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे सब बच्चों की समस्या। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, घर में कोई फंक्शन होता है, समझ लो शादी हो, तब क्या करती हो? छुट्टी मार लेते हैं। तो शादी में छुट्टी मार सकते हैं, महाराज आए तो छुट्टी नहीं मार सकते? मार सकते हैं। मार सकते हैं ना, लेकिन मम्मी मारने नहीं देती। नहीं, मम्मा तो मारने देती है। ठीक है, तुम्हारी मम्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो जाता है, बस यही गलती। हमेशा एक बात ज़रूर है, जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, उनके ऐसे अवसरों पर बल्कि कहना चाहिए बेटा 2 दिन के लिए महाराज का सानिध्य मिला है तो आज दिन भर रह, बाकी चीज़ें आगे पीछे कवर कर लेना, तब तो वो जुड़ेंगे। आप लोग नहीं, स्कूल मिस मत कर, कोचिंग मिस मत कर, ट्यूशन मिस मत कर, जिंदगी मिस कर दो, चलेगा? ये दृष्टिकोण उल्टा है। अपना नज़रिया बदल देना चाहिए और जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। अगला प्रश्न श्रीमती मुक्ता जैन परिवार समाज महिला संगठन की अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और वे अपना प्रश्न कर रही हैं गुरु चरणों में, उसके बाद में आपके गर्मा-गर्म प्रश्नों का नरम उत्तर ऐसे ही मिलता रहेगा, लेकिन पहले चलेंगे अपन निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में, उनसे निवेदन करेंगे। हाँ बोलो ना, आप तो बोलो। परम पूज्य मुनिश्री एवं मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल शादी विवाह जैसे मांगलिक प्रसंग का स्वरूप विकृत होता जा रहा है। आडंबर और दिखावे के कारण शादी की रस्मों में नए नए खर्चीले प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे प्री वेडिंग सूट का प्रचलन बढ़ रहा है। पहले हल्दी, मेहंदी, विवाह गीत, प्रीति भोज कार्यक्रम मांगलिक भवन में ही हो जाया करते थे, लेकिन आजकल उन्हीं प्रोग्रामों के लिए बड़े बड़े रिसोर्ट्स और बड़े बड़े गार्डन लिए जाते हैं। तो 2 दिन पहले ये सवाल आया, शायद यहीं आया है, आप सुन नहीं पाई। कोई दूसरा सवाल पूछते तो बहुत अच्छा था,
पुनरावृत्ति उचित नहीं। इसमें चलिए। हम महिला मंडल क्या कर सकते हैं? बस मेरा एक आगे ये है। प्रतिज्ञा कर लो, हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो अपने आप रास्ता होगा। अब आप बोल रहे हैं, बताऊं, अगर मौका आएगा तो कहो आपके ही घर में आपकी नहीं चलेगी और ये मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ठीक नहीं। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे मन योग, वचन योग और काय योग तो कर्म के उदय से होते हैं, लेकिन उपयोग के द्वारा हम भेद विज्ञान द्वारा अपने आत्मकल्याण को कैसे विशुद्धि में बढ़ाएं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी प्रवृत्तियाँ पुराने संस्कार से प्रकट होती है, कर्म मत बोलो इसको, लेकिन हम अपनी परिणति को कैसे संभालें? दो चीजें, प्रवृत्ति और परिणति। प्रवृत्ति यानी एक्टिविटीज और परिणति यानी इंटेंशन, अभिप्राय। ये हम पुरुषार्थ पूर्वक कर सकते हैं। नित्य प्रति भेद विज्ञान की भावना भाएं। भेद विज्ञान की सतत भावना भाने से हमारे अंदर का संस्कार बदलता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, लक्ष्य और ध्येय बदल जाता है। और ऐसे व्यक्ति की कदाचित पुराने संस्कार जन प्रवृत्तियां न भी बदले तो भी उसमें परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए प्रवृत्ति के साथ वृत्ति को बदलने का प्रयत्न करें, और वृत्ति बदलेगी तो फिर प्रवृत्ति को बदलना कठिन नहीं होगा। अपना ध्येय सुनिश्चित करें कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। यदि ये बात अंतर मन में बैठ जाए तो सब बातें बहुत सहजता से संपन्न हो सकती। नमोस्तु महाराज श्री। दोनों हाथ जोड़ लें, चलते हैं पूज्य निर्वेद शनि महाराज जी चरणों में और निवेदन करते हैं कि भगवान आप अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए इंदौर में अनेक बार आना हुआ और पिछले प्रवास के समय एक संपन्न परिवार में आहारचर्या संपन्न हुई और उस परिवार के बेटा बेटी जब छोड़ने के लिए आए तो हमने उनमें जो बेटी थी उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने कहा पढ़ने के बाद क्या करेंगे? तो कहने लगे नौकरी करेंगे। हमने कहा आपका परिवार संपन्न है, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? बोले महाराज कहीं शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया तो? अर्थात बच्चों को योग्य बनाना तो ज़रूरी है, किंतु आज हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने की योग्यता का विकास करना चाहते हैं। उस समय में पैरों पे खड़े करने का वास्तविक अर्थ क्या है, यदि ये माता पिता को बोध हो जाए, शायद जो पहले से टेंडेंसी मानसिकता ही बन गई कि हम इसलिए पैसा कमा रहे कि हमें तलाक हो जाए तो संपन्न खड़े हो सकेंगे। वास्तविकता पैरों में खड़े होने का क्या अर्थ है, आप समझाएं जिससे सभी को दिशा निर्देश मिले। नमोस्तु महाराज जी। बहुत ही प्रासंगिक सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने संतान को योग्य बनाना चाहते हैं, पर नौकर बनाने में ही आप उसकी योग्यता की पूर्णता समझते हैं। सर्विस लगना, जॉब लगना यानी क्या? नौकरी लगना। नौकरी लगना का मतलब क्या? नौकर ही तो बनाना है। आपको नौकर कह दे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर आपसे कोई कह दे कि जॉब होल्डर है, सर्विस होल्डर है, तो आपको सुन के अच्छा लगता है। अंग्रेजी प्रेम की ये परिणति है। हो तो नौकर ही। और पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नौकरी को लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए करना चाहिए ताकि हम भविष्य में
अपने जीविकोपार्जन में पूरी तरह सक्षम रह सके और अपने गृहस्थ धर्म का ठीक रीति से अनुपालन कर सके। पहले लोग पढ़ते थे और पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत अपने व्यापार व्यवसाय को दक्षता के साथ चलाते थे। कदाचित पढ़ाई लिखाई में पीछे भी रहे तो भी अपने व्यापार में अपने अनुभव और कौशल के बल पर बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते थे, नए प्रतिमान स्थापित करते थे और संपन्नता के साथ जीवन जीते थे। खुद तो जीते ही अपने आश्रय अनेक लोगों के जीविका का आधार बनते थे और ऐसे लोगों को सर्वत्र प्रमुखता मिलती थी। आज अवधारणा बदल गई, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब तो सबसे बड़ी समस्या जो महाराज ने कही, तलाक हो गया तो मैं उसमें कहें कि नौकरी नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी तो तलाक क्या होगा। अब तो सबसे बड़ी समस्या महाराज ये आ गई। अगर बच्चा बिजनेस में है तो लड़की देने को लोग जल्दी से राजी नहीं, सर्विस वाले को लड़की देने के लिए लोग राजी। ये कंसेप्ट गलत है। हम बिजनेस करें या सर्विस, हमें ये देखने की जगह सामने वाले का हुनर और योग्यता को देखना चाहिए। लोग उसे ना देखकर जब इस तरह की बातें देखने लगते हैं तो ये विसंगतियाँ आ जाती है। कई युवकों को मैंने देखा जिनका अच्छा खासा व्यापार बिजनेस सेटअप, करोड़ों का टर्नओवर, लेकिन इसके बावजूद 10-12 लाख के पैकेज में, कईयों के तो 5-7 लाख के पैकेज में ही अपना जॉब करने की मानसिकता बनानी पड़े। एक युवक के साथ ऐसे ही था, वो पूना में 7.5 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब कर रहा था। और आप सुनकर के हंसोगे, जॉब करने के बाद शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई, उसके पिताजी हर महीना 40,000 उसको भेजते थे। बोले क्यों? अब फ्लैट का खर्चा और खर्चा, अब खर्चा ही नहीं पुरता तो कहाँ से करें। 7.5 लाख रुपया महीना पगार पाने वाले का टैक्स वैक्स में भी कट जाए, जो हाथ में आए। बोले पिताजी 40,000 रुपया मेरे लिए भेजते हैं। हमने कहा तूने जॉब चुना क्यों? बोले महाराज क्या करे, शादी नहीं हो रही थी तो जॉब करना पड़ा। शादी नहीं हो रही थी, जॉब करना पड़ा। और वो सोचो, वो लड़का MBA पास और वो 7.5 लाख रुपया का पैकेज में वहाँ रह रहा है और अपने बाप से 40,000 रुपया महीना मंगा रहा है। और उसका भाई 12वीं क्लास और उनका कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर, उससे ज़्यादा कमा रहा है। वो सोचता था मेरी पढ़ाई व्यर्थ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विवाह की, ये विवाह की जो समस्या है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। खासकर लड़कियों से मैं कहूँगा, भरा पूरा परिवार देखो, संस्कार देखो, बिजनेस का बैकग्राउंड देखो, सामने वाले के हुनर को देखो और उसके आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव करें, न कि नौकरी और पैकेज। नौकरी से कब किसको हटा दिया जाए कोई ठिकाना भी नहीं। आजकल तो एक पल में कुछ भी कुछ हो जाता है। तो इसलिए इससे बहुत सजग रहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है कि महाराज जी पढ़े लिख जाएं, नौकरी करें, नहीं तो तलाक हो जाए तो कम से कम डिपेंडेंसी तो नहीं रहेगी। ध्यान रखना, अगर ये मानसिकता होगी तो तलाक न होना हो तो हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ईगो कहेगा हम किसी पर डिपेंड क्यों हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसलिए पढ़ लिख जाओ, योग्यता रखो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से बचो। हाँ, पढ़ाई लिखाई रुचि डिग्रियां तब काम में आती है, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो हमें पर मुखापेक्षी न बनना पड़े। पर नौकरी को अपने जीवन का जब ध्येय बनाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप आजकल तलाक आम होते जा रहे हैं। तो हमें इस मानसिकता से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसी मानसिकता से स्वयं को मुक्त नहीं करते, तब तक
हमारी व्यवस्थाएं कभी अनुकूल नहीं बन सकती। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बड़े स्थान का मोह छोड़ना चाहिए और केवल नौकरी 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 की तरफ दृष्टि रखने की जगह व्यक्ति के काम और योग्यता पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति की स्वभावगत योग्यता है उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। नीलेश जी पाटनी धर्म प्रभावना समिति से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। रितेश जी पाटनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अनुपमा जैन विद्या पैलेस। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, श्री जी के अभिषेक के पश्चात जब हम मार्जन करते हैं तो उन्हें स्टीक लकड़ी की कहीं लेते हैं, कभी तांबे की लेते हैं, कहीं जगह चांदी की लेते हैं। अभिषेक के पश्चात जब मार्जन करते हैं पक्षाल के बाद, तो कहीं जगह उसमें लकड़ी की स्टीक लेते हैं, उन्हें कहीं जगह चांदी की लेते हैं, कहीं तांबे की लगते हैं। तो ये लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि कई बार उसे ताकत से साफ करने पर मूर्ति खंडित हो जाती है। कई बार देखिए, पहले तो प्रतिमा जी ऐसे निर्मित होने चाहिए कि स्टिक की ज़रूरत ही ना हो, जल का प्रवाह अपने आप निकल जाए। अन्यथा उसमें अभिनय सी होती है और ऐसा लगता है कि हम भगवान को नहीं, कोई वस्तु को साफ कर रहे हैं। प्रभु है, मैं आपसे पूछता हूँ, साक्षात प्रभु है तो उनको ऐसे उंगली करोगे क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? वो भगवान है या वस्तु? तो ऐसी मूर्ति ही नहीं रखो। श्री जी ऐसे रखो कि बस वो अपने आप जल का प्रवाह निकल जाए। फिर भी कदाचित है तो जिसे कोमलतापूर्वक बाहर किया जा सके वैसा करो। कोई भी अगर सख्त धातु का प्रयोग करोगे तो ये अच्छी बात नहीं, उसमें स्क्रैच भी आ सकते हैं और आपका मन भी नहीं मानेगा। क्या कर रहे हो आप? तो पहली बात, भगवान को भगवान मानना शुरू करो। तुम्हारे हाथ कांपेंगे तुम तांबे या चांदी या लोहे के स्टिक को लगाओगे तो जो सॉफ्ट हो उसका प्रयोग करें। अनुपमा जैन विद्या पैलेस अपना प्रश्न करें। नमोस्तु नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे कर लें, और उसके बाद में रामचंद्र महिला मंडल शीघ्रता से तैयार रहेगी। हाँ गुरुजी, मेरा बोलो। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आजकल महिलाओं में शुद्धि विशुद्धि का बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। 3 दिन में कैसा क्या रहना है, इस संबंध में प्रकाश डालिए। और लोग यूँ कहते हैं कि हमारा धर्म ध्यान में काम में अड़चने क्यों आती हैं, फिर यूँ कहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन नंबर लेट आया है। इस प्रश्न को आज मैं होल्ड करता हूँ, फिर देखूंगा, क्योंकि इस पर विस्तार की अपेक्षा है। चलिए, रामचंद्र नगर मंडल और डॉक्टर जैनेन्द्र जी जैन छत्रपति नगर कार्याध्यक्ष तैयार रहेंगे अपनी टीम के साथ। बोलो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे लाल मिर्च खाते हैं और साथ में सी करते जाते हैं, मिर्ची लगती रहती है, आँख में से आंसू भी बहते हैं, फिर भी इतनी आसक्ति रहती है कि हम खाना नहीं छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार संसारी जीव मोह माया लोभ कषाय के वशीभूत होकर दुखी होता रहता है, आँखों में आंसू बहाता रहता है, परंतु इतना ममत्व होता है कि उसको छोड़ नहीं पाता। उसका सच्चा उपाय क्या है जिससे कि हम उस आसक्ति से हम अपने आप को बचा सकें? इसी का नाम है मूढ़ता, कि जानबूझकर अनजान बनो। जब तक ये मूढ़ता बनी रहेगी तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हम मूढ़ से ज्ञानी बनने का प्रयत्न करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ओम। डॉक्टर जैनेन्द्र जी जैन अपना प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न बोल दें। ओम। महाराज जी बोलो बोलो, ओवर समाप्ति पे जल्दी से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप उत्कृष्ट शैव समधारी हाजिर जवाबी संत हैं और प्रत्युत्तर मति समृद्ध हैं, और 4 बातों पर आधारित आपके प्रवचन और शंका समाधान कार्यक्रम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान घट तीनों लोगों के ज्ञान से भरा है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब आपके पास नहीं हो। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री 6 माह से आप इंदौर नगर में हैं और प्रवचन एवं शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से धर्म और ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। हर सभा में हजारों लोगों ने आपको अभिभूत होकर गदगद भाव से सुना है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके प्रवचन व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपके जाने के बाद इंदौर नगर में आपके प्रवचन सुनने वाले लोगों और समाजजनों के आचरण का धरातल पहले से कुछ ऊंचा होगा और उनके विचारों में और उनके जीवन जीने के ढंग में बदलाव आएगा? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान मैं करने तो की कृपा करें। सकारात्मक सोचता हूँ। अब मैं यही चाहता हूँ और भावना भी भाता हूँ और ऐसी धारणा रखता हूँ कि ज़रूर बदलेगा। और हम तो ये मानते हैं पूरे शहर में एक भी बदल गया तो मेरा काम हो गया, और अगर जेन्युइन डॉक्टर भी आ जाए तो और अच्छी बात है। कुछ तो आगे बढ़ो, दूसरों से अपेक्षा रखने वालों खुद से शुरुआत करो तो जीवन धन्य होगा। समझ गए? व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा। इसलिए हम यही अपेक्षा रखें, जिनमें परिवर्तन होना होता है वो परिवर्तित हो जाते हैं, और जो केवल प्रभावित होते हैं वो ऊपर से प्रभावित ही रहते हैं। मैं दोनों तरह के लोगों को देखता हूँ। प्रभावितों की संख्या ज़्यादा है पर परिवर्तित होने वाले लोग कम हैं। पर मैं मानता हूँ एक के परिवर्तन से भी पूरी सृष्टि में स्पंदन हो सकता है। तो भले एक का परिवर्तन हो, हम एक से शुरुआत करें और वो धीरे 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 एक से इकाई से दहाई की ओर बढ़ते हैं। बदलाव ऐसे ही आता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।